शेलोम एंड Israel.com अलीन में आपका फिर से स्वागत है। 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद किया जाता है और इसी वजह से हम यहाँ यरूशलेम के हॉलोकॉस्ट म्यूजियम आए हैं ताकि सूजा डांटस की कहानी बता सकें। वो ब्राजीली हीरो जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाई अपनी जान जोखिम में डालकर, लेकिन जिसे उसके अपने ही लोगों ने भुला दिया। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इस म्यूजियम की सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण जगह देख सकें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हॉलोकॉस्ट मानव इतिहास के सबसे भयानक समयों में से एक था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने यहूदियों के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यकों का भी उत्पीड़न और नरसंहार किया, जैसे कि रोमा, विकलांग, यहोवा के साक्षी और अन्य। और उन्होंने 6 मिलियन यहूदियों की मौत का कारण बना, जो भूख से मर गए, ठंड से, जिन्हें एकाग्रता शिविरों और विनाश शिविरों में, जबरन मजदूरी में और गैस चैम्बरों में प्रताड़ित किया गया। यहूदियों को इंसान नहीं समझा जाता था, लेकिन मानवता के सबसे भयानक पलों में भी, जब यहूदियों को उन ट्रेनों में उनके विनाश के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी कुछ लोग थे जिन्होंने सही के लिए लड़ाई लड़ी और उन्होंने इंसानी जानें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। और यहाँ यरूशलेम में उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है। हम राष्ट्रों के बीच धर्मात्माओं के उपवन में हैं और आप देख सकते हैं हर पेड़ के नीचे एक नाम और एक देश का नाम लिखा है। ये गैर यहूदी लोग हैं जिन्होंने हॉलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उन्होंने इसके बदले में कुछ भी नहीं पाया और ऐसे 27,000 से भी अधिक धर्मी लोग हैं और इसी वजह से यहाँ पेड़ उगते हैं और एक बड़ा जंगल बनाते हैं। और इन धर्मी लोगों में ब्राजीली और पुर्तगाली भी शामिल हैं। चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। और यहाँ इन सभी नामों के बीच हमें 4 पुर्तगाली मिलते हैं: जोआकिम करेरा, एरिस्टिडेस दे सूजा मेंडेस, जोसे ब्रिटो मेंडेस, संपायो गारेडो कार्लोस और 2 ब्राजीली, लुइस मार्टिन्स दे सूजा डांटास और अरासी दे कार्वालो गिमरायस रोजा। और लुइस मार्टिन्स दे सूजा डांटास की इस जगह से जुड़ी सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक है। अब चलिए देखते हैं कि उन्होंने हॉलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को बचाने के लिए अपनी खुद की जान और करियर को कैसे जोखिम में डाला। सूजा डांटास का जन्म 17 फरवरी 1876 को रियो डी जेनेरो में हुआ था और बहुत कम उम्र में ही वे ब्राजीलियाई राजनयिक सेवा में शामिल हो गए थे और 1922 में उन्हें फ्रांस में ब्राजील के राजदूत के रूप में भेजा गया था। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पद था और पेरिस में उनकी जिंदगी बहुत शानदार थी। लेकिन वो 1933 में चिंतित होने लगे जब हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया और नस्लीय कानून पास करने लगा और अत्याचार शुरू हो गए और वो इन यहूदियों और इन अल्पसंख्यकों का दुख देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कुछ साल बाद 1940 में नाजी फ्रांस पर हमला करेंगे और पेरिस पर कब्जा कर लेंगे। फ्रांस को विभाजित कर दिया जाएगा, उत्तर पर नाजियों का नियंत्रण होगा, दक्षिण
फ्रांसीसी मुक्त क्षेत्र होगा और नई राजधानी वीची होगी। और फिर सूजा डांटस और पूरी दूतावास को पेरिस से वीची भागना पड़ता है और इसी रास्ते में वो फैसला लेंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा। वो इंसानी जिंदगी और न्याय के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में सूजा डांटस दर्जनों ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें वीजा की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उस समय यहूदी केवल तभी नाज़ी यूरोप से भाग सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे जब उनके पास किसी दूसरे देश में प्रवेश का वीजा होता। और उस समय दुनिया के ज्यादातर देशों ने यहूदी आव्रजन के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। उन लोगों के लिए वीजा सचमुच जीवन और मृत्यु का सवाल था। तो सूजा डांटस उन सभी लोगों को ब्राजील जाने के लिए बस वीजा क्यों नहीं दे देते? क्योंकि उस समय राष्ट्रपति गेटुलियो वर्गास ने ब्राजील में यहूदियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। साल 1937 में ही यहूदियों के ब्राजील में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। उस समय के गुप्त दस्तावेज हमें ये दिखाते हैं, हर उस व्यक्ति के पासपोर्ट पर वीजा देने से इनकार किया जाता है जिसके बारे में पता हो, चाहे वो अपनी घोषणा से हो या किसी अन्य विश्वसनीय सूचना के माध्यम से, कि वो सेमिटिक जातीय मूल का है। लेकिन सूजा डांटस राष्ट्रपति के आदेशों की अनदेखी करने और वीजा जारी करते रहने का फैसला करते हैं। लेकिन ये काम जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुतों के पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। कई लोग शरणार्थी के रूप में पहुंचते थे और उन्होंने सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि अपने सारे दस्तावेज भी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पासपोर्ट पर लाल रंग का जे बना हुआ था, जो निशान नाजियों ने सभी यहूदी पासपोर्टों पर लगाया था। और डांटस ये सब मुफ्त में करते थे। वो तो वाणिज्य दूतावास की फीस भी नहीं लेते थे। लेकिन कुछ समय बाद गेटुलियो वर्गस को पता चलता है कि सूजा डांटस क्या कर रहे थे और वो उन्हें रोकने का आदेश देते हैं। सूजा डांटस को कोई भी वीजा जारी करने से मना कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सूजा डांटस रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो यहूदी और नाजीवाद द्वारा सताए गए अन्य लोगों की जान बचाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे और इसी वजह से वो वीजा जारी करते रहे। लेकिन वो वीजा जारी करने की तारीख के रूप में गेटुलियो वर्गास की पाबंदी से पहले की तारीख डालते थे और वो ओस्वाल्डो अरेन्हा और ब्राजील सरकार को पत्र भेजते हैं, उनका रुख बदलने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि जब वहां कोई कौंसिल नहीं था तो मुझे तुरंत ही कौंसिल के कर्तव्य संभालने पड़े थे, शाब्दिक रूप से इंसानी जानें बचाने के लिए। अब तक मानवता को झेलनी पड़ी सबसे बड़ी त्रासदी के सामने। सभी ब्राजीलियाई लोगों के उदार हृदय के साथ मैंने वही किया जो सबसे कठोर दिल वाला भी करता। जब कोई ईसाई दया की सबसे बुनियादी भावनाओं से प्रेरित होता है, वो ये सब अपने दिल में मौजूद ईसाई करुणा के कारण कर रहा था। और भले ही सरकार इसके खिलाफ हो, वो जानता था ब्राजीलियाई लोगों की उदार आत्मा। सूजा डांटस ब्राजीलियाई सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन स्थिति 10 नवंबर 1942 को और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, जब नाजी बाकी फ्रांस और साथ ही विशी पर भी कब्जा कर लेते हैं। उस समय ब्राजील पहले ही जंग का ऐलान कर चुका था और नाजी जर्मनी से अपने राजनयिक संबंध तोड़ चुका था। और इसी वजह से सूजा डांटस अब दुश्मन की जमीन पर एक ब्राजीली राजनयिक थे और ये दुश्मनी और भी बढ़ गई क्योंकि वो यहूदियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले जो आदेश दिया
वो था दूतावास के सभी दस्तावेजों को जला देना, ताकि वो जो कर रहे थे उसे छुपा सके। लेकिन ये भी था ताकि नाजी ये पता न लगा सके कि किसे वीजा मिला था, ताकि वे उन्हें दोबारा पकड़ने की कोशिश न करें। और 27 नवंबर को गेस्टापो, जो कि नाजी गुप्त पुलिस थी, ने विशी में ब्राजीलियाई दूतावास पर धावा बोल दिया। और नाजी जब देखते हैं कि दूतावास ने दस्तावेज जला दिए हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि सूजा डांटस ने नाजियों की नज़र में कुछ गैर कानूनी किया है, और इसी वजह से वे सूजा डांटस और पूरे राजनयिक दल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जर्मनी के बैड गोडेसबर्ग भेज देते हैं। और वे 14 महीनों तक युद्धबंदी रहेंगे। आखिरकार ब्राजील और जर्मनी पुर्तगाल की मध्यस्थता से युद्धबंदियों की अदला बदली करते हैं और सूजा डांटास ब्राजील लौट आते हैं। और जब ब्राजीली मीडिया और जनता को पता चलता है कि सूजा डांटास लौट रहे हैं, तो वे उनके स्वागत के लिए खुली गाड़ी में उनके स्वागत जुलूस की तैयारी करते हैं। वो नायक जैसा स्वागत था जिसके वे हकदार थे। लेकिन गेटुलियो वर्गास को जब ये पता चलता है, तो वे सारी मीडिया को आदेश देते हैं कि इस बारे में कुछ भी ना बोले और सभी उत्सव रद्द कर देते हैं। और वे सचमुच सूजा डांटास को ब्राजीलियाई इतिहास के पन्नों से मिटा देते हैं। वे 1945 में संयुक्त राष्ट्र में ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने में सफल होते हैं, लेकिन ये उनका आखिरी सार्वजनिक पद होगा। और कुछ साल बाद 14 अप्रैल 1954 को सूजा डांटस अकेले मर जाएंगे, गरीब और भुला दिए गए पेरिस शहर के एक साधारण होटल के कमरे में। उनका शरीर बाद में रियो डे जनेरियो लाया जाएगा और काजू कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। उनके कोई संतान नहीं थी और अपनी विनम्रता के कारण उन्होंने अपनी वीरता की कहानी कभी लिखित रूप में नहीं छोड़ी और वे पूरी तरह से भुला दिए जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस नायक की कहानी नहीं जानते? सूजा डांटास ने 800 से अधिक लोगों की जान बचाई। इनमें से 425 यहूदी थे और भले ही उनके कोई वंशज नहीं थे, ये 800 लोग उनकी विरासत हैं। उन्होंने अंधकार के समय में दुनिया में रोशनी लाई। उसी समय जब ब्राजील सरकार ने 18,000 से अधिक यहूदियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। उनमें से कई बाद में हॉलोकॉस्ट में पीड़ित हुए। उनकी मृत्यु के बाद से सूजा डांटस को भुला दिया गया, जब तक कि 2002 में इतिहासकार फैबियो कोइफमैन ने इस नायक की कहानी को फिर से उजागर किया और फिर इजराइल राज्य को भी हमारे ब्राजीली नायक की कहानी का पता चलता है। और फिर एक विशेष आयोग जिसकी अध्यक्षता इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के एक जज करते हैं, सूजा डांटस को एक मानद उपाधि दी जाती है, राष्ट्रों के बीच धर्मी की उपाधि, और उनकी याद को यहाँ हॉलोकॉस्ट संग्रहालय में 2003 में अमर कर दिया गया। और अब हम हॉलोकॉस्ट संग्रहालय के सबसे प्रभावशाली स्मारक में प्रवेश करेंगे, बच्चों का स्मारक। हॉलोकॉस्ट में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों में से 1.5 मिलियन बच्चे थे और हॉलोकॉस्ट पीड़ितों की स्मृति में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं चाहती हूं कि हम खास तौर पर उन बच्चों को याद करें। यहूदी धर्म में हमारे पास एक कहावत है कि जो एक जान बचाता है वो मानो पूरी दुनिया को बचा लेता है। सूजा डांटास ने 800 दुनियाओं को बचाया। जिस स्मारक में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं उसमें एक मोमबत्ती और शीशों की एक व्यवस्था है और हम देख सकते हैं कि एक साधारण मोमबत्ती से
कितनी रोशनी पैदा की जा सकती है। और इसी तरह हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर उन सभी बच्चों में से हर एक जीवित रहता तो दुनिया में कितनी रोशनी लाई जा सकती थी। और यहाँ पीछे की ओर हम उनके नाम सुन सकते हैं और उनकी उम्र जब उनकी हत्या कर दी गई थी। Yehuda Levin, 1 year old. Fima Zlotnikov, 6 years old. और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे साझा करें। सूजा डांटास की यादों को जीवित रखने के लिए अन्य राष्ट्रों के धर्मनिष्ठ सम्मानित व्यक्तियों और हॉलोकॉस्ट के 6 मिलियन पीड़ितों की यादों को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रखने के लिए बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।